Today's topic is magnetic field intensity due to a circular loop at a point lying on the axis of this loop. मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस के किसी पॉइंट पर. ये प्रूविंग सिलेबस में है. कल के सेशन में हमने सिर्फ इसके फॉर्मूले को डिस्कस किया था. आज इस प्रूविंग को डिस्कस करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सेंटर पे प्रूविंग निकालने का पार्ट इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड में आ चुका है, बट सिलेबस में आपकी ये प्रूविंग भी है. तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं. मान लेते हैं ये एक सर्कुलर लूप है, कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. इस लूप का ओ सेंटर है और ए स्मॉल ए क्या है, रेडियस. इस सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. हम क्या करेंगे, इस लूप का एक छोटा सा सेक्शन काट लेंगे डीएल. अब डीएल से एक इमेजिनरी लाइन जब हम मिलाते हैं तो वो लूप पर कैसी होगी, परपेंडिकुलर. क्योंकि हम जानते हैं जब किसी लूप पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो वो लाइन हमेशा 90 डिग्री होती है. ठीक है, तो एंगल यहाँ थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए. तो अगर हम देखें डिस्टेंस है एक्स, ठीक, रेडियस है ए, सेक्शन क्या है डीएल. अब इसी के सामने दूसरा भी सेक्शन है ए डैश बी डैश, इसकी भी लेंथ क्या है डीएल. अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, इन दो सेक्शन की वजह से कैसे लगेगी. देखिए, इस सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगी ऐसे. इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अगर हम इस एंगल को फाई मान लें तो ये होगा डीबी कॉस फाई और ये हो जाएगा डीबी साइन फाई. इसी तरीके से इस सेक्शन से अगर हम देखें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, डीबी, इस तरह. इसके भी दो पार्ट कर लेंगे, एक हो जाएगा डीबी कॉस फाई, एक हो जाएगा डीबी साइन फाई. तो अब देखिए, डीबी कॉस फाई इधर वाला और डीबी कॉस फाई इधर वाला दोनों अपोजिट है और इक्वल है, तो ये दोनों सेक्शन कट जाएंगे. तो जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डीबी साइन फाई की वजह से. नाउ सी, let us consider a small current element of length dl at the top of the loop at right angle to the plane of the page and directed outward. Let r be the distance of this element. इस एलिमेंट की डिस्टेंस r है पॉइंट P से. Then by the बायो-सेवर्ट लॉ, अगर हम बायो-सेवर्ट लॉ लगाएं तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. I क्या है, करंट है, dl क्या है, सेक्शन, साइन थीटा क्या है, ये लाइन जो लूप के साथ एंगल बना रहा है वो है साइन थीटा, और थीटा कितना है, 90 डिग्री, और डिस्टेंस कितनी है, r. अगर हम देखें, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट dl एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट p, हियर दिस एंगल इज 90 डिग्री. एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर साइन 90 की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, dB, इसको डेल बी भी लिख सकते हैं, डू नॉट वरी. तो डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर. आप इसको dB ही लिख लो, दैट्स बेटर. अब देखिए, एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ द पेज बट राइट डायरेक्टेड इनवर्ड, जो हमने आपको डायग्राम में चीज समझाई कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको सेक्शन नहीं लिखना है. जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से, डीबी साइन फाई कंपोनेंट की वजह से है. तो जो बी होगा, बी बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई. अब डीबी साइन फाई क्या है, बहुत ध्यान से डायग्राम में देख लीजिए. डीबी साइन फाई ये कंपोनेंट है, मतलब इस सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड डीबी ये है, इसके दो पार्ट, एक ऐसे किया. इस सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड डीबी ये है, इसका एक पार्ट ये, एक पार्ट ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे. तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, डीबी साइन फाई की वजह से. तो वही चीज यहां बताई गई है. द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई. अब देखिए, डीबी की वैल्यू क्या है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर. तो इस वैल्यू को यहां रख देंगे. तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, dB की वैल्यू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अब साइन फाई की इन्होंने वैल्यू रखी. देखिए साइन फाई क्या है, साइन फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर.
अब ए अपॉन आर कहाँ से आया, इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए डायग्राम में आइए, डायग्राम में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। साइन फाई लगाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन आर। तो देखिए, तो हमारे पास क्या हुआ, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv की जगह इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन आर। अब बात आती है dl, dl यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक। जो dl यहाँ नहीं लिखा है वो dl यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो dl यहाँ लिख दीजिए। आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब, आई और ए को मिला के लिख दिया आई। अब देखिए जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो सिर्फ dl पे लगेगा, बाकी सारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब dl क्या है, dl है ये लेंथ सेक्शन। अगर हम इस लेंथ सेक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इस पूरे सर्कुलर लूप का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर क्या होगा, द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई ए, सॉरी ए इज द रेडियस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और dl की इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह लिखा 2 पाई ए पहले वाला ए और 2 पाई ए ये वाला, दोनों ए और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, आई पहले से लिखा था, अपॉन। अब देखिए यहाँ पे सीधे इन्होंने लिख दिया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये कहां से आया, ये है आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू जरा डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आर क्या है, हाइपोटेन्यूज, ए क्या है, परपेंडिकुलर, एक्स क्या है, बेस। तो आर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो वही चीज लगाइए कि आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे आर क्यूब था, अगर हम इधर आर क्यूब करते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3। तो आर क्यूब बराबर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये चीज यहाँ हमने मेंशन कर दी। अब इसको आगे ले गए, दैट इज b इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 2 जा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब मान लीजिए उस सर्कुलर लूप में n टर्न्स होते हैं, एक टर्न की वजह से फॉर्मूला क्या बन रहा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर ऐसे n लूप हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे n का, तो चाहे ये फॉर्मूला याद रख लीजिए चाहे ये फॉर्मूला, दोनों सही है। तो ये ज्यादा इजी है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम होती है, दैट इज 10⁻⁻⁷। तो किसी सर्कुलर लूप की एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मतलब चाहे आप इस डायग्राम को देख लें, मतलब ये करंट कैरिंग लूप है तो इसके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, या आप ये वाला डायग्राम देख लें इसके सेंटर पे। अगर इस डायग्राम को देखें तो ये वैसे ही है कि इससे यहां से एक लाइन जा रही है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए थी, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया था, ये। अब अगर मान लीजिए इसके सेंटर पे पूछा जाए तो x बराबर क्या रखेंगे, x क्या थी, उस पॉइंट की सेंटर से दूरी। मान लीजिए वो पॉइंट पहले यहां था, तो यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी x थी। अब अगर ये x 0, क्योंकि अगर सेंटर पे देखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 2 कैंसिल तो a क्यूब। अब a क्यूब यहाँ, a स्क्वायर यहाँ, तो बचेगा क्या, नीचे a। तो एट द सेंटर ऑफ कॉइल वी हैव x इज इक्वल टू 0। तो यहां तक प्रूव करने के बाद सीधे x की वैल्यू 0 रख के आप ये लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए, या सिंपल आप ये याद रखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज यूज्ड इन द न्यूमेरिकल, और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रूविंग पूछ सकते हैं, चाहे तो वो एक्सिस पर पूछ सकते हैं या सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे पूछ सकते हैं। ठीक, उसी चीज को यहाँ पे
एक्सप्लेन किया गया। ये फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 है। n कब आएगा, जब n टर्न्स दिए हों। इस फॉर्मूले में देखिए n दिया हुआ है, ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा है तो n रखेंगे जो भी वैल्यू हो, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 होंगे तो 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 है। अब आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज हम फिर देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। कह रहे हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B around any closed path is equal to mu naught times the net current I threading through the area enclosed by the path। ये बिल्कुल गॉस थ्योरम की तरह है। कह रहे हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी दूरी r पर अगर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कॉइल। मतलब उस सर्कुलर पाथ द्वारा जो एरिया एनक्लोज किया गया उसमें से जो करंट पास हो रहा है, उसमें अगर हम म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B का लाइन इंटीग्रल होता है। तो अगर हम देखिए प्रूफ जो कह रहे हैं उसको हमें निकालना, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन आई अपॉन ए। देखिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। अब B की वैल्यू हमें नहीं पता, b क्या हो जाएगा, b को हम कांस्टेंट मान के बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dl ले लेंगे। अब b का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा b बराबर किसी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए आर। ये आगे की प्रूविंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर b की इस वैल्यू को वहां रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा, b बाहर रखा तो b की वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा, उस सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर और 2 पाई आर कैंसिल हो गए तो क्या है, म्यू नॉट आई। तो यही है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से एक लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए किसी पॉइंट पर। देखिए ये फॉर्मूला हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बायो सेवर्ट लॉ की मदद से। किसी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, तो हमने वहां फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्योंकि वो प्रूविंग ऑफ सिलेबस से बाहर कर दी गई है। एम्पियर सर्किटल लॉ से ये प्रूफ करना है फॉर्मूला। तो देखिए लेट बी द magnetic field at the point B, distance r from a long straight wire carrying a current of I. Let us draw a circle of radius r around the wire. By symmetry, B is a tangent to the circle everywhere by Ampere's law. तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ का अगर हम डायग्राम देखें, इस लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से r दूरी पर पॉइंट P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी लानी है, जो कि ये होती, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब हमने पहले ये डायग्राम बनाया और हमने कहा कि इस कंडक्टर से आई एम्पियर का करंट पास हो रहा है, आर रेडियस का हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है। अब हम आगे बढ़ गए। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल। बी कांस्टेंट है, बी को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और इसकी वैल्यू क्या है, ये बी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर क्या होगा, म्यू नॉट आई। वही लिख दिया, बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। 2 पाई आर को नीचे ले आएंगे तो बी बराबर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। It is very important, 3 marks question used to ask from this section. Important है, इसको पढ़ लीजिए। अब आते हैं किसी सोलेनॉइड की वजह से उसके सेंटर पर और उसके एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिर्फ याद करना है। मान लीजिए एक सोलेनॉइड है जिसमें n टर्न्स दिए गए हैं और उस सोलेनॉइड की लेंथ है l। यहां पे n जो है वो कैपिटल N की बात कर रहे हैं पहले हम। अगर इस सोलेनॉइड में कैपिटल N टर्न्स दिए हैं लूप्स के और लेंथ L है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N अपॉन L को हम मानेंगे स्मॉल n। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। अगर सेंटर पर, मतलब
इस सोलेनॉइड के एंड को छोड़कर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली ये एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देखिए क्या दी गई है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड इज हाफ ऑफ दैट एट द सेंटर। मतलब जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी आधी इंटेंसिटी एंड पर होती है। तो एंड का फॉर्मूला क्या है? हाफ म्यू नॉट एन आई नॉट। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए फिर से, द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज हाफ ऑफ दैट एट द सेंटर। मतलब जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी आधी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होती है? उसके एंड पर। तो एंड का फॉर्मूला दिया हाफ म्यू नॉट एन आई नॉट। अब ये एंड पर है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई नॉट। अब म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई नॉट क्या है? आई नॉट इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड। अब आता है टोरॉइड। टोरॉइड को इन्फिनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड भी कहते हैं। अगर किसी टोरॉइड के बारे में कहा जाए या इन्फिनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड की बात करें और कहें इसमें कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? देखिए, टोरॉइड एक ऐसा सोलेनॉइड होता है जिसमें एंड नहीं होता। तो मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पर भी लेंगे वो क्या आएगी? दैट इज इक्वल टू, सिर्फ फॉर्मूला है आपके सिलेबस में, आपको फॉर्मूला याद करना है। दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। मतलब अगर टोरॉइड में एन टर्न्स हैं, देखिए एन, कैपिटल एन क्या है? टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स। 2 पाई ए क्या है? टोरॉइड का सरकमफ्रेंस, टोरॉइड की टोटल लेंथ। अगर एन को 2 पाई ए से डिवाइड करते हैं तो ये स्मॉल एन लिखा है, तो ये वो स्मॉल एन है। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स एन आई नॉट। आई नॉट क्या है? करंट फ्लोइंग इन द टोरॉइड। अब आते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लॉरेंट्ज फोर्स के भी नाम से जानते हैं। किसी मूविंग चार्ज पर लगने वाला फोर्स जबकि वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो। मान लीजिए एक पेज है, ऐसे और ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन द्वारा शो की गई है, ये फोर्स दिखाया गया, ये उसकी वेलोसिटी है। तो देखिए होता क्या है, लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम लोग, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से फोर्स निकालते हैं। ये फोर्स होता है F, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये क्या होती है? वेलोसिटी। तो देखिए लॉरेंट्ज ने बताया कि अगर कोई चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड Q है V वेलोसिटी से किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी B है के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ इंटर करता है। थीटा क्या है? चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो उस पर लगने वाला फोर्स F, इसे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। और ये फोर्स क्या होगा? QVB साइन थीटा। अब इसको यही फॉर्मूला याद रखना है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, V इज द वेलोसिटी एंड B इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है B का जो यूनिट होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट। ये आपसे 1 मार्क्स में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। आपको सिर्फ इतना सेक्शन याद करना है। देखिए 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या इसे कहते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए तीनों यूनिट बराबर है, चाहे टेस्ला लिखिए, चाहे न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर लिखिए, चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखिए। वेबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट, ठीक है। तो 1 टेस्ला बराबर क्या होगा, ये याद रखिए, 1 नंबर में पूछा जाता है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, जिसे कहते हैं गॉस। वो इसमें दी नहीं गई है, आप लिख लीजिए 1 टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस। ठीक, नेक्स्ट टर्म में इसके आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे।